हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं सुनील गुप्ता आपकी केमिस्ट्री की दूसरे लेक्चर को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। चैप्टर 2 में विलियन चैप्टर चल रहा था और आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मूलरता और फॉर्मलता को पढ़ लिया। अब इन दोनों में संबंध को पढ़ते हैं। फॉर्मलता तथा मूलरता में संबंध। तो इन दोनों की परिभाषाएं और फॉर्मूले आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे और जिन विद्यार्थियों ने वो मेरा लेक्चर न देख पाया हो तो जाकर उसको देख लें। और एक काम आप लोग और करेंगे कि जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको नोट्स बना के उसमें लिखते जाएंगे, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। एग्जाम में आपको लिखना ही होता है और लिखकर ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा था मूलरता बराबर ग्राम में भार, ये विलेय का रहता है, बटे अणुभार, और ये सैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल टी गुणा विलियन का लीटर में होता है। विलियन का लीटर में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं VL, इसको लिख सकते हैं हम MT, और विलेय का ग्राम में भार ये W। तो M के लिए फॉर्मूला बनेगा W/MT इंटू VL। इसी प्रकार से फॉर्मलता के लिए फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मलता कैपिटल F बराबर W/MO। O का मतलब ऑब्जर्व, प्रायोगिक, लिख देता हूं मैं यहां पर प्रायोगिक इंटू VL। मूलरता वाले को इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लेते हैं, और जब हम समीकरण 1 में 2 का भाग करेंगे तो हमको मिलेगा M/F बराबर W/MT इंटू VL, और पूरे के बटे हो जाएगा W/MO इंटू VL। इसको हल करना आप लोग जानते हैं, बाहर बाहर का गुणा और भीतर भीतर का गुणा। तो ये बाहर बाहर में आ जाएगा और ये भीतर भीतर के गुणे में आ जाएगा। तो इसको हम आगे जब हल करेंगे तो हमको मिलेगा W इंटू MO इंटू VL बटे W इंटू MT इंटू VL। W से W कैंसिल हो जाएगा, VL से VL कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलेगा MO/MT। ये वैल्यू निकल के आएगी M/F। तो यहां से F बराबर मिल जाएगा हमको, पक्षांतर करेंगे इनको तो F बराबर मिलेगा MT/MO इंटू कैपिटल M। और ये जो टर्म है MT/MO, इसको हम कहते हैं I। तो F बराबर होगा I इंटू कैपिटल M। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। यहां पर I हो जाएगा MT/MO, इसको हम 1 भाग गुणांक कहते हैं। I को हम क्या कहेंगे, 1 का गुणांक।
ये बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसका उपयोग आगे इसी चैप्टर में आप लोग अणुसंख्य गुणधर्मों के निर्धारण में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पर आप Mp/Mo के रूप में वान हाफ फैक्टर को पहले ही पढ़ चुके हैं। वन हाफ फैक्टर, वन हाफ गुणा पर अंग्रेजी कहेंगे इसको वन हाफ फैक्टर। हाँ, तो हम मूलरता और फॉर्मलता में संबंध को एक सवाल के माध्यम से और बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2.44 ग्राम बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलकर, बेंजीन में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की कैपिटल M यानी मोलरता व कैपिटल F फॉर्मलता ज्ञात करो। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको हम देखिए हल करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें जरा कौन कौन सी वैल्यू दी गई है हमको। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। ये बेंजोइक अम्ल है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेंजोइक अम्ल की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है? 2.44 ग्राम। हमें इसके अनुभार की भी आवश्यकता पड़ेगी। C6H5COOH का अनुभार, ध्यान दीजिए ये अनुभार थियोरेटिकल होगा MP, क्योंकि इसको हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। तो कार्बन देखिए 6 है तो 1272 हो गया, प्लस हाइड्रोजन 5 है तो इसका 5 होगा, फिर एक कार्बन आ रहा है तो 12 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 और एक हाइड्रोजन है तो 1। जब इनको हम जोड़ेंगे सबको तो 1 और 2 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12, 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 7 12, 122। और जो विलयन प्राप्त हुआ है उसका आयतन, जिसको हम कहते हैं VL, इसको लीटर में हमको आवश्यकता रहती है। तो देखिए 500 ml है, 500 में ये ml में हो गया, इसको हम लीटर में बदलेंगे तो 500/1000 होगा और 0.5 लीटर हमको विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इन सब वैल्यू से हम मोलरता बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा और कर भी लेना चाहिए। मोलरता M बराबर W/MT इंटू VL। ध्यान रखिए जब हम मोलरता और फॉर्मलता में फर्क करेंगे तो यहाँ हमको MT लिखना बेहद आवश्यक है, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं। तो W कितना है हमारा 2.44 ग्राम, MT की वैल्यू कितनी आई 122 और आयतन लीटर में हो गया 0.5। दशमलव को जब हम यहाँ खत्म करेंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर 2 बार कट जाएगा और ये 25 बार कटेगा, तो आएगा 1/25। और जब इसको हम हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.04 और इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें बेंजोइक अम्ल COOH वाला यौगिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक प्रकार है जो भी एरोमेटिक यौगिक होता है।
और इसमें इसको हमने घोला हुआ है बेंजीन में। तो आपको याद होगा फॉर्मूला में हमने आपको बताया था कि जब भी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम बेंजीन में घोलेंगे तो उसका डाइब्राइजेशन हो जाएगा, द्विलकीकरण हो जाएगा और द्विलक हमको प्राप्त होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर मैंने आपको समझाया था। तो अगर हम उस चीज को यहाँ दोबारा से शॉर्ट में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे 2C6H5COOH, क्योंकि बेंजीन विलायक है यहाँ पर, तो बेंजीन में घुलने पर इसका द्विलकीकरण होगा और इस वजह से ये बना लेगा C6H5COOH का होल ट्वाइस। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल कर आएगी द्विलक बन जाने के कारण ये जो M ऑब्जर्व हुआ ये 2 गुना हो जाएगा Mt। तो आपने I के रूप में फॉर्मूला अभी पढ़ा है कुछ देर पहले। हाँ, तो I बराबर आपने पढ़ा है फॉर्मूला Mt/M, मतलब थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व यानी प्रायोगिक मोलर मास। Mt जो का टर्म वही जो कि एक्चुअल में हम निकाल चुके हैं पहले 122, चाहे तो वो रखते हैं, और यहाँ MO यहाँ 2 गुना Mt, Mt से Mt कैंसिल हो जाएगा और अगर हम 122 रखते हैं तो 122 और 122 कैंसिल हो जाता है, यहाँ हमको मिलता 1/2। तो ये वैल्यू हम रख देते हैं I की फॉर्मूला वाले फॉर्मूले में, क्योंकि दोनों में संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कुछ देर पहले। फॉर्मूला F बराबर I into M यानी मोलरता, तो I हो गया 1/2 और M मोलरता की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.04, तो भाग करेंगे मिल जाएगा 0.08 और मात्रा इसका वही रहेगा मोल प्रति लीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो इस न्यूमेरिकल में 2 आंसर प्राप्त किए, एक तो मोलरता का हमारा आंसर ये प्राप्त हो गया 0.04 मोल प्रति लीटर और दूसरा फॉर्मूला का प्राप्त हुआ 0.08 मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार इस सवाल के माध्यम से आपने एक ही विलयन के लिए मोलरता और फॉर्मूला दोनों ही निकालकर इन दोनों में संबंध को और बेहतर ढंग से समझ लिया। तो देखिए हम लोग ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रताओं का अध्ययन कर रहे थे, तो उस क्रम में बिल्कुल अंतिम सांद्रता रह जाती है और वह है नॉर्मलता। नॉर्मलता NORMALITY। अनुमापन में इस नॉर्मलता का सर्वाधिक उपयोग होता है। नॉर्मलता की परिभाषा जिस प्रकार से आपने मोलरता और फॉर्मलता को पढ़ा हुआ है बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों और इसी को हम ग्राम तुल्यांकों भी कहते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कैपिटल N कहते हैं। नॉर्मलता का फॉर्मूला बनेगा नॉर्मलता बराबर विलेय के, हाँ तो नॉर्मलता का फॉर्मूला बनेगा विलेय के तुल्यांकों, विलेय के तुल्यांकों, इसी को हम ग्राम तुल्यांक भी कहते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या जिसको हम EQ व्यक्त कर सकते हैं बटे विलयन का लीटर में आयतन यानी VL। अब देखिए तुल्यांकों की संख्या क्या होता है,
इसको हम समझते हैं तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जैसे मोलों की संख्या होता है ग्राम में भार बटे अणुभार, वैसे तुल्यांकों की संख्या होता है ग्राम में भार। तो ये हो जाएगा W बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैपिटल E। और आप लोग जानते हैं तुल्यांकी भार E बराबर होता है अणुभार N बटे X, या इसी को हम कहते हैं NF, N फैक्टर। NF का मतलब स्मॉल n फैक्टर, NFACT n फैक्टर। तो देखिए इन वैल्यूज को जब हम यहां पर रखेंगे तो हमको मिलेगा W बटे E इंटू VL, और जब E की वैल्यू यहां रख देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा W बटे M अपॉन NF यानी n फैक्टर गुणा VL। ये पहुंच जाएगा ऊपर NF इंटू स्मॉल w बटे M इंटू VL। ये इतना टर्म ये बराबर हो जाएगा मोलर टर्म। तो N बराबर आएगा NF इंटू M, यानी कि नॉर्मलता बराबर n फैक्टर गुणा मोलर। ये नॉर्मलता और मोलरता में संबंध भी हमको प्राप्त हो गया। इसको हम कह सकते हैं नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। अब देखिए यदि हमें केवल नॉर्मलता निकालनी है तो तुल्यांकी भार निकालना होगा। आप लोगों ने कक्षा 11 में तुल्यांकी भार निकालने का तरीका पढ़ा हुआ है, अनुभार बटे x, और इसी x को हम n फैक्टर भी कहते हैं, ये आप लोगों ने यहाँ पर जान लिया। अब इसको हम निकालेंगे और निकालने का तरीका क्या होगा, ये विभिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। अब देखिए n फैक्टर हम निकालेंगे तो ये विभिन्न यौगिकों के लिए किस प्रकार से रहेगा। NF अम्लों के लिए, अम्लों के लिए अम्ल क्या होते हैं, जल में घुलने पर H प्लस देते हैं, तो जल में विस्थापित H प्लस की संख्या ये n फैक्टर हो जाएगी। जैसे HCl अम्ल लिया हमने और इसको जल में घोला प्लस EQ, तो ये देगा हमको H प्लस धन Cl नेगेटिव। तो यहां से NF की वैल्यू कितनी हो गई 1। यदि हम H2SO4 लेते हैं, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है, तो ये दोनों H प्लस को निकालकर SO4 माइनस 2 बनाएगा, तो यहाँ NF की वैल्यू हो जाएगी 2। और यदि किसी समीकरण में एक ही H प्लस निकल रहा हो, कभी कभार ऐसे भी आपको सवाल मिलेंगे जिसमें एक ही H प्लस निकलेगा, तो ये H प्लस और दूसरा हो जाएगा HSO4 नेगेटिव ऋणायन, तो यहाँ NF की वैल्यू हो जाएगी 1। ये बात हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्षारों के लिए क्षार जल में घुलकर OH नेगेटिव देते हैं, तो ये सब NF हो जाएगा जल में विस्थापित OH नेगेटिव की संख्या। फॉर एग्जाम्पल हमने NaOH लिया, तो ये जल में घुलने पर एक Na प्लस देगा और एक OH नेगेटिव देगा। तो
OH नेगेटिव 1 मिला है तो NF की वैल्यू हो जाएगी 1। ये आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। अब यदि कोई लवण है, लवण के लिए किसी एक आयन पर कुल आवेश इसका उदाहरण दे देते हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस, जब इसको हम जल में घोलेंगे तो ये हमको देगा Al+3 संख्या में 2 होंगे और 3 देगा SO4 -2। तो टोटल पॉजिटिव आवेश कितना हुआ +6, टोटल नेगेटिव कितना हुआ -6। तो दोनों में से किसी एक पर देखना है, ध्यान दीजिए एक आयन पर, तो यहां हमको NF मिल जाएगा 6। ध्यान रखिएगा इस बात को, NF की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी 6। और यदि कोई ऑक्सीकारक या अपचायक है, क्या है ऑक्सीकारक या अपचायक, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। तो ऑक्सीकारक या अपचायक के NF हो जाएगा ON में न परिवर्तन। जैसे कि आपको पता है 11 में पढ़ा हुआ है आपने कि हम KMnO4 को जब अम्लीय माध्यम में लेते हैं तो ये Mn+2 में परिवर्तित होता है। तो यहाँ KMnO4 में देखा ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगी, तो यहाँ ON में परिवर्तन हो जाएगा 5 का। तो ये जो 5 वैल्यू आएगी वो हो जाएगा N। तो इन दिस केस हम यदि तुल्यांक की बाहर निकालना चाहते हैं तो E बराबर हो जाएगा M/5। याद आ रहा है, आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब आगे का जो कोर्स है वो आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। जितना आज पढ़ाया गया है उसको आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे और उसका रिवीजन अपने खाली समय में करेंगे। इसी तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगे जब तक आपका कोर्स भी आगे बढ़ेगा और जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उनमें भी परिवर्तन होगा और स्कूल में फिर हम लोग पढ़ाई अपनी जारी करेंगे।